क्लास 9th की कावेरी बुक इंग्लिश की सबसे पहली कहानी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर को पढ़ेंगे और इसकी कहानी को समझेंगे। जब मैं लगभग 12 साल की थी तब मैं उत्तर कर्नाटक के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए सुबह का अखबार हमें दोपहर में मिलता था। वीकली मैगजीन एक दिन देर से आती थी। हम बस का बेसब्री से इंतजार करते थे जो न्यूज़पेपर, वीकली मैगजीन और डाक लेकर आती थी। उस समय उस समय त्रिवेणी कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत फेमस राइटर थी। वह एक अद्भुत लेखिका थी। उनका राइटिंग स्टाइल सरल और बहुत प्रभावशाली था। उनकी कहानियां आम लोगों के जीवन की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर आधारित होती थीं, परंतु उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई। आज भी 40 साल बाद लोग उनके नॉवेल्स की बहुत सराहना करते हैं। उनका एक नॉवेल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काशी यात्रा, उस समय कन्नड़ वीकली मैगजीन करमवीर में सीरियल के रूप में छप रहा था। यह एक बूढ़ी औरत की कहानी है और काशी जाने की उसकी गहरी इच्छा के बारे में है। ज्यादातर हिंदू मानते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य है। वह बूढ़ी औरत भी ऐसा ही मानती थी और वहां जाने के उसके संघर्ष को इस कहानी में बताया गया था। कहानी में एक अनाथ लड़की भी थी जो प्रेम में पड़ जाती है, लेकिन उसकी शादी के लिए पैसे नहीं होते। अंत में वह बूढ़ी औरत काशी जाए बिना ही अपनी सारी जमा पूंजी उस लड़की को दे देती है। वह कहती है इस अनाथ लड़की की खुशी काशी में भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है। मेरी दादी कृषकता कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वह पढ़ नहीं सकती थी। हर बुधवार को मैगजीन आती थी और मैं उन्हें कहानी का अगला भाग पढ़कर सुनाती थी। उस समय वह अपना सारा काम भूलकर बड़े ध्यान से सुनती थी। बाद में वह पूरे पाठ को याद करके दोहरा सकती थी। मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी और वह अपने आप को इस उपन्यास की नायिका से जोड़कर देखती थी। इसलिए सबसे अधिक उन्हें यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि कहानी में आगे क्या हुआ, और वह मुझसे जिद करती थी कि मैं उन्हें हर भाग पढ़ करके सुनाऊं। काशी यात्रा सुनने के बाद वह अपनी सहेलियों के साथ मंदिर के आंगन में जाती थी और वहां हम बच्चे भी हाइड एंड सीक खेलते थे। वहां वह अपनी सहेलियों के साथ कहानी पर चर्चा करती थी। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि इस कहानी को लेकर इतनी चर्चा आखिर क्यों होती है। एक बार मैं अपनी कजिन्स के साथ पास के गांव में एक शादी में चली गई। उन दिनों शादी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। हम बच्चों ने वहाँ खूब मजे किए। हम खाते पीते और खेलते रहते, क्योंकि सारे बड़े लोग व्यस्त होते थे, इसलिए हमें पूरी आज़ादी मिलती थी। मैं कुछ दिनों के लिए गई थी, लेकिन एक हफ्ते तक वहीं पर रुक गई। जब मैं अपने गांव वापस आई तो मैंने अपनी दादी को रोते हुए देखा। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने उन्हें कभी आज तक रोते हुए नहीं देखा था। मैं बहुत चिंतित हो गई। मैंने पूछा, अव्वा, सब ठीक है? आप ठीक हैं? मैं उन्हें अव्वा कहती थी, जिसका मतलब उत्तर कर्नाटक की कन्नड़ भाषा में माँ होता है। उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं समझ नहीं पाई और बात को भूल गई। रात में खाना खाने के बाद हम अपने घर की खुली छत पर सो रहे थे। गर्मी की रात थी और पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। अव्वा मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने बड़े प्यार भरे हाथ मेरे माथे को छू रहे थे। मुझे लगा कि वह कुछ कहना चाहती हैं। मैंने उनसे पूछा, अव्वा क्या बात है? उन्होंने कहा, जब मैं छोटी थी तब मैंने अपनी माँ को खो दिया था। मुझे संभालने और समझाने वाला कोई नहीं था। मेरे पिता बहुत बिजी रहते थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उन दिनों लोग लड़कियों की एजुकेशन को जरूरी नहीं समझते थे, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और मेरे फिर बच्चे हुए। मैं बहुत बिजी हो गई। बाद में पोते पोतियां हुए और तुम सबके लिए खाना बनाकर और खिलाकर बहुत खुश रहती थी। कभी कभी मुझे स्कूल ना जाने का अफसोस होता था, इसलिए मैंने यह ठान लिया कि मेरे बच्चे और पोते पोतियां अच्छी तरह पढ़ें। बच्चों, ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये अभी तक के पार्ट फर्स्ट का पूरा एक समरी है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। आइए पार्ट टू की बात करते हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी 62 साल की दादी आधी रात को मुझ 12 साल की बच्ची को अपने जीवन की कहानी क्यों सुना रही थी। लेकिन मैं यह जानती थी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और जरूर कोई कारण ही होगा कि वह मुझसे बात कर रही थी। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। वह उदास थी और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह एक सुंदर महिला थी जो हमेशा स्माइल करती रहती थी। आज भी मैं उनके चेहरे पर टेंशन नहीं भूल सकती। मैं आगे झुकी और उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, अव्वा रोइए मत। क्या बात है? क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? अव्वा ने कहा, हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जानती हो, जब तुम बाहर गई हुई थी
तब करमवीर हमेशा की तरह आया। मैंने मैगजीन खोली। मैंने काशी यात्रा की कहानी के साथ छपी तस्वीर देखी, लेकिन उसमें जो कुछ लिखा था वह मैं समझ नहीं पाई। कई बार मैंने पन्ने अपने हाथ से फेरे, मानो मैं उनमें लिखा कुछ समझ सकूं, लेकिन मुझे पता था कि यह संभव नहीं है। काश मैं पढ़ी लिखी होती। मैंने तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतजार किया। मुझे लगा कि तुम जल्दी आओगी और मेरे लिए पढ़ोगी। मैंने यह भी सोचा कि मैं गांव आकर तुमसे पढ़ने के लिए कहूँ। मैं इस गांव में किसी से भी कह सकती थी, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं खुद को बहुत डिपेंडेंट और हेल्पलेस महसूस कर रही थी। हम संपन्न हैं, लेकिन जब मैं स्वतंत्र नहीं हूँ तो इस पैसे का क्या फायदा? मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या उत्तर दूं। अव्वा ने आगे कहा, मैंने तय कर लिया है कि मैं कल से कन्नड़ भाषा सीखना शुरू कर दूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी। दशहरे के दौरान सरस्वती पूजा के दिन मैं अपनी डेडलाइन मानूंगी। उस दिन तक मैं खुद को एक उपन्यास पढ़ सकूं, ऐसा अपना उद्देश्य बनाऊंगी। मैं स्वतंत्र बनना चाहती हूँ। मैंने उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं हंस पड़ी। अव्वा, इस उम्र में 62 साल की होकर आप भाषा सीखना चाहती हैं? आपके सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आपके हाथों में और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, आप चश्मा पहनती और रसोई में काम करती हैं। मैंने बचपन में उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वह बस मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, अगर उद्देश्य अच्छा हो और तुमने मन बना लिया हो तो किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। मैं सबसे अधिक मेहनत करूंगी और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, यह याद रखो। अगले दिन से मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। अव्वा एक अद्भुत स्टूडेंट थी। वह जितना होमवर्क करती थी वह आश्चर्यजनक था। वह पढ़ती, दोहराती, लिखती और याद करती। मैं उनकी एकमात्र शिक्षिका थी और वह मेरी पहली छात्रा थी। तब मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और सैकड़ों छात्रों को पढ़ाऊंगी। दशहरे का त्योहार हमेशा की तरह आ गया। मैंने चुपके से काशी यात्रा का वह नोवेल भी खरीद लिया था, जो अब एक बुक के रूप में छप चुका था। मेरी दादी ने मुझे पूजा के स्थान पर बुलाया और एक स्टूल पर बैठाया। उन्होंने मुझे एक फ्रॉक का कपड़ा भी गिफ्ट किया। तभी उन्होंने कुछ गजब किया। वह झुककर मेरे पैर छूने लगी। मैं हैरान रह गई। बड़े लोग कभी छोटों के पैर नहीं छूते। हम हमेशा भगवान, बड़ों और टीचर्स के पैर ही छूते हैं। यह एक महान परंपरा है, लेकिन आज इसका उल्टा हो गया। यह सही नहीं था। उन्होंने कहा, अपनी पोती के नहीं बल्कि एक टीचर के पैर छू रही हूँ, उस टीचर के जिसने मुझे इतने प्यार से, इतने अच्छी तरीके से पढ़ाया और मेरे अंदर इतना फुल कॉन्फिडेंस भर दिया कि आज मैं एक पूरी किताब पढ़ सकती हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ। टीचर का सम्मान करना मेरी ड्यूटी है। लेकिन मैंने भी पीछे हट करके उनके पैर छू लिए और अपनी छात्रा को पहला उपहार दिया। उन्होंने उस नॉवेल को खोला, उस बुक को खोला और तुरंत पढ़ना शुरू किया। उस बुक में लिखा था काशी यात्रा, त्रिवेणी द्वारा लिखी गई, और उसमें प्रकाशक का नाम था। तब मुझे पता चला कि मेरी छात्रा आज बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गई है। इसलिए कहते हैं, लर्निंग हैज़ नो एज, डिटर्मिनेशन मेक्स एनीथिंग पॉसिबल। छात्रों, अगली वीडियो हम मिलेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के साथ।